साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। बस परेशान हैं तो सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं। क्या सहारा इंडिया के अधिकारी जो बताते हैं वाकई वो सच है? अगर सच है तो क्या अप्रैल में कुछ धमाका होने जा रहा है हम लोगों के लिए? और क्या हमें गर्व महसूस करना चाहिए सहारियन होने पर? उन कार्यकर्ताओं को गर्व महसूस करना चाहिए जो सहारा इंडिया से जुड़े हुए हैं। क्या हमारे दिन वापस आएंगे? आप लोग भी अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि सहारा इंडिया के अधिकारी किस तरह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं वो आज भी सहारा इंडिया के बारे में। आखिर इतना भरोसा उन लोगों को सहारा इंडिया पर क्यों है? क्या ऐसा सहारा इंडिया करेगी जैसा वो लोग बताते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। चलते हैं उस वीडियो की तरफ। भुगतान रुक जाने से नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ा। आप सहारा को नीचा दिखाने के लिए किए और इधर डिस्टर्ब हो गया पूरा देश। गर्व कीजिए सर, बस कुछ दिनों की और बात है। थोड़े ही समय बाद आप सीना ठोक के कहेंगे मैं भी सहारियन। बस कुछ दिनों की बात है और कहीं भी आपको कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं है। कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं भुगतान कर सकेगा। जब भी करेगा सहारा इंडिया ही करेगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप जरूर इसका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि ये लोग अन्य कंपनियों का जैसे पल्स का है, गोल्डन फॉरेस्ट का है, जेवीजी का है, क्रिस्टल का है, विहंगम का है, बहुत सारी हजारों हजार कंपनियों का पैसा इन्हीं सेबी के पास पड़ा हुआ है। तो उसका पैसा दिलवा दे, चाहे बर्ड सेक्ट के द्वारा दिलवाए, चाहे जैसे भी दिलवा दे ना। सहारा के ही पीछे क्यों पड़े हैं? इसीलिए पड़े हैं क्योंकि मैं बार पहले भी कहा था कि इनके पास बाहर से फंडिंग का पैसा आ रहा है ये कैंपेन चलाने के लिए। सहारा इंडिया बंद हो जाए, उनका मकसद ये नहीं है कि आपका पैसा मिले। और अगर ऐसा नहीं है, उनके पास फंडिंग का पैसा नहीं आ रहा है, तो दूसरी कंपनियों का पैसा दिलाएं। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं दिला सकेंगे, नहीं कैंपेन कर सकेंगे, क्योंकि वहां पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ से फंडिंग का पैसा आ रहा है ना इनके पास। समझिए इस चीज को। बस थोड़े दिन के मित्रों और है, आप डट के खड़े रहिए। जब डट के खड़े रहेंगे तो आगे चल करके आपको निश्चय ही गर्व की अनुभूति होगी कि हम भी खड़े थे। और अगर नहीं ऐसा कर सके तो जब ठीक होगा तो आपके अंदर की आत्मा आपको धिक्कारेगी, कहेगी कि जब जरूरत थी संस्था को आप बाहर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। खिलाड़ी हैं आप, इसलिए मैदान में आइए, डटे रहिए, आप दर्शक मत होइए मित्रों। एक छोटी सी घटना मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं और पुनः करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अक्सर कहा करते थे कि यह सच है कि पानी में जो लोग जाते हैं वहीं डूबते हैं, बीच नदी में जो जाता है वहीं डूबता है। यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि किनारे खड़े रहने वाला व्यक्ति जो देखता हो कभी डूबता नहीं। इसी के साथ एक सच यह भी जुड़ा हुआ है कि पानी में जाने वाला व्यक्ति ही तैरना सीख पाता है। किनारे खड़े रहने वाले व्यक्ति कभी तैरना नहीं सीख सकते। तो किनारे नहीं खड़े होइए मित्रों, संस्था के साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत मजबूती के साथ दीजिए और खड़े रहिए। जहां कहीं विरोध हो रहा है आप उसका निश्चित रूप से डट कर सामना करिए, भागिए मत। बताइए कि हम तो कर रहे हैं, हमारी ऑफिस खुली हुई है, किस लिए? आपकी सेवाओं के लिए, आपको भुगतान देने के लिए। हमारी नियत कहीं खराब नहीं है। हमें कोर्ट का सम्मान करना है। कहीं भी संस्था का दोष नहीं है, रत्ती भर भी संस्था का दोष नहीं है। लेस मात्र भी सहारा श्री जी ने कहीं कोई मिस्टेक नहीं किया है। ये थोपा गया केस है, ये जबरदस्ती बनाया गया केस है। आप स्वयं कल्पना करिए, कौन ऐसा मालिक होगा, कौन घर का ऐसा मुखिया होगा जो अपने ही परिवार को टूटते हुए देख सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा। लंबे समय तक बनाने में बहुत समय लगता है। किसी भी चीज को बनाइए बहुत समय लगेगा। अपने परिवार को संगठित रख करके चलने की
हमारी आपकी जो घर की अपनी व्यवस्था है उसमें दिक्कत आती है। और यहाँ 12 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं को एक साथ संगठित लेकर के चलने की जो क्षमता रही है, उसके लिए मैं परम पूज्य अभिभावक महोदय का दिल की गहराइयों से और बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमें ऐसे अभिभावक मिले, मुझे तो गर्व की अनुभूति होती है, इसलिए हमने आपसे भी कह दिया कि गर्व की अनुभूति करिए कि हमें ऐसे अभिभावक मिले हैं जो लड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे 13 साल से लड़ाई चल रही है, शायद आप गलत सोच रहे हैं। ये लड़ाई 20 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। आप पीछे जाकर बैठ जाकर के देखिए, कभी कहीं के सरकार से हो गया तो कुछ नहीं मिला तो अब सेविक, कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हो गया, कभी कहीं के सरकार से हो गया तो कुछ नहीं मिला तो अब सेविक से चल रहा है, 13 साल इसी में लग गया। तो इतने समय तक लड़ते हुए, जूझते हुए और संस्था को भी संगठित रखते हुए संस्था के जो अचल संपत्ति होती है उसमें वृद्धि करते हुए आगे बढ़ना, ये कोई आसान बात नहीं है। आने वाली जो पीढ़ी होगी, जब आप उससे कहेंगे कि एक मानव इसी देश में पैदा हुआ था और जब व्यवसाय शुरू किया तो मात्र उसके पास 2000 की पूंजी थी, 2000 रुपए केवल। और उस 2000 रुपए से वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम बिजनेस का लहराया, विश्व स्तर का उद्यमी बना। और यही उसके जो मार्ग में व्यवधान पैदा करने की एक प्रवृत्ति है अपने देश में, यही कारण बना, जलन का भाव। और यही हमें गर्व की अनुभूति कराता है। क्यों? क्योंकि हमारे परम पूज्य अभिभावक महोदय ही कहे हैं कि आपकी उपलब्धि से अगर सामने वाला अगर जलने न लगे, आपकी समझिए कोई उपलब्धि नहीं। तो हमारी संस्था से जब हमारे नियामक ही जल रहे हैं मित्रों, तो हमें गर्व करना चाहिए ऐसी संस्था पर। थोड़े समय की परेशानी और है, कहीं कोई गलती नहीं हुई है, ये भूल जाइए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। आज भी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और कहां डाल करके आपको बता दें, बट्स एक्ट का फुल फॉर्म है बिगिनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड डिपॉजिट स्कीम, जो 2019 में लाया गया। इसके वाक्य को ठीक से पढ़ेंगे तो बाइनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड डिपॉजिट स्कीम, मतलब अनअधिकृत जमा स्कीम निषेध 2019। ये जहां करेंगे वो बैन करने की व्यवस्था है। आपको भुगतान की तरफ ले जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। क्लियर कट एकदम शब्दों में समझिए। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ ये लोग ले गए, इस पहले तो सीआरसी में ले गए। सीआरसी में ले जाकर के क्या कहे कि हम आपको भुगतान करा देंगे, हम कराएंगे। हम उनकी अपनी खुद की काबिलियत नहीं है, वो अपने दम पर तो कुछ कर नहीं सकते, और भुगतान जब भी होगा तो सहारा इंडिया ही करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ ले गए, उनसे फीस भी लिए, उनसे पैसा वसूले, और फाइनल परिणाम क्या हुआ? स्टे। किसका भला किए? वो जो कोर्ट की तरफ गए उनका तक भला नहीं हुआ, हमारा क्या आपका क्या रहेंगे। तो इसलिए मित्रों उनसे बचिए। ये जो बट्स एक्ट का भी चल रहा है, ये भुगतान नहीं, ये और रोकने की एक प्रक्रिया है, मार्ग में अवरोध पैदा करने की एक प्रक्रिया है। मुझे गर्व है कि अवरोध पैदा करने वाले की संख्या बढ़े, और हम जूझेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हमने कहीं कोई चूक नहीं किया है। हमें एक ऐसे अभिभावक मिले हैं जिन पर मैं जब भी उठता हूं, सुबह सो करके उठता हूं तो उनको स्मरण करता हूं और गर्व की अनुभूति करता हूं। मित्रों, आप जरूर गर्व की अनुभूति करिए सहारा इंडिया पर। कल्पना कीजिए कि हमारे पास इतनी एसेट्स नहीं होती आज के डेट में। अभी आदरणीय अमर समन्था राज सर बता रहे थे कि कहां कहां हमारी गतिविधियां और कितने लैंड एसेट्स हैं। जहां तक हमें जानकारी है 30,210 एकड़ जमीन अभी भी हमारे पास है।
क्या सोच रहे हैं? एमबी वैली का ही मार्केट मूल्य वर्तमान समय में जितना है, केवल वो बिक गया तो पूरा भुगतान हो जाएगा। फिर भी कुछ कार्यकर्ता भी कंफ्यूज में है, पता नहीं भुगतानवा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरे यहाँ थोड़ी लैंग्वेज का, मिर्जापुर से है तो इस तरह से करते हैं, तो क्षमा चाहते हैं अगर कोई भाषा में वैसा लगे तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन ऐसा ही कहते हैं। पता नहीं सर भुगतानवा होगा कि नहीं होगा, कहाँ से होगा, कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, जाहिर सी बात है हो रहा है। और रोक लगने के बाद जब हमारे ऑफिस, रीजन कार्यालय, जोन, सेक्टर, फ्रेंचाइजी सब खुले हैं तो खर्च तो गिर ही रहा है ना, कौन देगा? आप गर्व कीजिए कि संस्था आपकी इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, और आपके अभिभावक इतने ईमानदार हैं, इतने सच्चे हैं कि आज भी खड़े होकर के कहते हैं कि भुगतान मैं दूंगा और एक एक दिन ब्याज के साथ दूंगा। हमें डरने की जरूरत नहीं, हम क्यों डरेंगे? थोड़ी परेशानी है, सबकी परेशानी है, हमारी भी है, लेकिन अगर हम जमाकर्ता के साथ गर्व की अनुभूति करते हुए बात करते हैं जैसे पहले किया करते थे, तो जमाकर्ता आपके साथ होगा। अगर हम बात करते समय न गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, न ही हमको अपने अंदर गर्व की अनुभूति हो रही है, न उसको समझा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भय है। आप स्वयं भी देख लीजिए, और जब आपके अंदर भय है, आप दूसरे का भय निकाल नहीं पाइएगा। आपको अपने अंदर का भय निकालने की जरूरत है। जब आप अपने अंदर का डर निकालेंगे तो सामने वाले का भय अपने आप निकाल देंगे, आप अपनी बारी से निकाल लेंगे। अभी मैं फील्ड में गया था, बहुत जल्दी हमने सोचा कि जल्दी जल्दी समेटते हैं काम, तो वहां गए थे, एक निवेशक से वार्ता होने लगी। हमने उनको समझाया, बताया कि भुगतान देने के लिए हम एकदम तत्पर हैं, हमारी कहीं कोई मंशा नहीं है, काफी डिप्रेस्ड है। और उनको डिप्रेस्ड वही कार्यकर्ता किया जो डरे हुए हैं आज के लिए, न खुद कर रहे हैं कुछ, न करने दे रहे हैं। तो आप पहले अपने अंदर गर्व की अनुभूति करिए। संस्था का जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली इतिहास रहा है, और आने वाला जो भविष्य होगा वो तो पूरी दुनिया देखेगी ही देखेगी। जो देख चुकी है हम उसकी बात करते हैं। भारत की पहली पूर्णतया प्राइवेट सेक्टर की स्वामित्व वाली एयरलाइंस सहारा एयरलाइंस आपके नाम है, गर्व कीजिए। भारत की पहली बीमा पूर्णतया भारतीय स्वामित्व की प्राइवेट कंपनी सहारा लाइफ इंश्योरेंस, गर्व कीजिए, आपके लिए गर्व के विषय है ये। शर्म तो उनको करना चाहिए जो रोक लगा दे रहे हैं, सब जगह से रोक लगा रहे हैं, परेशान किए हुए हैं। 5 जून 1998 को 1400 कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ही दिन में 1,25,256 पौधारोपण, हम उसे वृक्षारोपण भी कहते हैं अपनी भाषा में, का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहारा इंडिया के नाम है। गर्व कीजिए सर, आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि हम लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि हम राष्ट्र के उत्थान के लिए खड़े हैं। हमारी संस्था राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करती है, स्वतः के लिए नहीं करती है। परम पूज्य अभिभावक महोदय जब भी मीटिंग होती है उसमें जरूर कहते हैं कि 1 रुपए का हम लोग वो नहीं लेते हैं अलग से अतिरिक्त, 1-1 रुपए का लाभांश का डिस्ट्रीब्यूट होता है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए भी हम काम करते हैं। अपने 25% लाभ का पैसा राष्ट्र निर्माण में ही लगाते हैं, देश सेवा में ही लगाते हैं, समाज सेवा में ही लगाते हैं। 1 अप्रैल 2013 को क्यू शॉप के सबसे अधिक आउटलेट खोलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहारा इंडिया के नाम से है। गर्व कीजिए सर। गुजरात में भूकंप आया था, गांव के गांव बसा दिए, भीमासर चकासर नाम के गांव को सहारा ने बसाया। हमारे लिए गर्व का विषय है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। हमने फेसबुक पर एक दिन डाला कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला है जो डाक टिकट ब्रिटेन की सरकार ने जारी किया है परम पूज्य सहारा श्री जी के सम्मान में। तो विदेश में सम्मान हो रहा है, लेकिन अपने देश में परम पूज्य का क्या है? ये अपने देश का इतिहास उठा के देखिए कि जो भी युग पुरुष रहे हैं
वो कभी चैन से नहीं रहे। कृष्ण जी को ले लीजिए, जेल में पैदा हुए, पूरा जीवन संघर्षों में बीता है। भगवान राम को ले लीजिए, पूरा जीवन संघर्षों में बीता है। सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, पूरा जीवन संघर्षों में बीता है। चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, पूरा जीवन संघर्षों में बीता है। यह हमारे देश का इतिहास रहा है। सही बात। विरोध करने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। जो अच्छा व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना, विरोध ही विरोध होता रहा, अंततोगत्वा जहर देकर के मारा गया। ये हमारे देश की प्रवृत्ति है। विदेश में सम्मान हो रहा है और हमारे देश में अपमान हो रहा है। सही बात। इसीलिए क्यू वाइब चैनल, जो टीवी का चैनल क्यू वाइब न्यूज चैनल पर श्री आशुतोष पाठक जी द्वारा जो अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने हम लोगों के मन की व्यथा को, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी बात को, हमारी बात को अपने शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से रखा है। ग्रास वेनर हाउस पर उन्होंने कहा, ग्रास वेनर हाउस पर भारत का ध्वज, तिरंगा झंडा अगर फहरता है तो वो देश का अपमान है कि देशभक्ति है। गर्व कीजिए सर, गर्व कीजिए आप। सहारा इंडिया परिवार ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं देश के हित में जो अन्य कहीं भी नहीं है। 6 मई 2013 को रमाबाई अंबेडकर स्थल लखनऊ में 1,21,653 कार्यकर्ताओं का एक ही जगह पर, एक ही समय में, एक ही यूनिफॉर्म में देश के लिए राष्ट्रगान करना, यह क्या गर्व का विषय नहीं है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका भी है। तमाम ऐसे बहुत सारे कार्य हैं सहारा सीरीज, परम पूज्य सहारा सीरीज द्वारा और सहारा इंडिया परिवार द्वारा, जिन पर हमें गर्व करना चाहिए। हमें कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। थोड़े समय की परेशानी है मित्रों, हमारी परेशानी भी है, सबकी परेशानी है, ऐसा नहीं कि कोई परेशान नहीं है। लेकिन अगर आप गर्व की अनुभूति नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर कहीं न कहीं ज्ञान का अभाव है, सर्वथा अभाव है। अपने ज्ञान को और थोड़ा पुष्ट कीजिए। आप कुछ इस विवाद को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कश्मीर, पाकिस्तान कहता था कि मेरा कश्मीर जो है मेरा हिस्सा है, कहता था, जबकि सब लोग जानते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 हटा करके पूर्णतया विलीन कर लिया भारतीय राज्य में। तो रियल एस्टेट और हाउसिंग के जो विवाद है सेबी को लेकर के, वो आती है आरओसी के अधीन। सेबी का कहना है मेरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कश्मीर बना के रख दिए सारा इंडिया के रियल एस्टेट और हाउसिंग को, और वहां से परेशानी शुरू हुई। लेकिन तब भी हम लोग खड़े थे। कोरोना से पूर्व, लॉकडाउन से पूर्व मेरे यहाँ भुगतान को लेकर के कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पैंडेमिक नहीं आता तो ये स्थिति नहीं बनती, और अगर उधर सहारा से भी विवाद नहीं होता तो निश्चित रूप से परम पूज्य सबसे पहले पैंडेमिक में खड़े होते सहारा इंडिया परिवार को लेकर के। और भारत सरकार को जितना सपोर्ट सहारा इंडिया से मिलता शायद किसी और राजघराने से, उद्योगपतियों से शायद मिलता। ये विवाद देश का दुर्भाग्य भी है। जहां तक हम समझते हैं कि यह विवाद सहारा का दुर्भाग्य नहीं है, देश के लिए दुर्भाग्य का कारण बना। लोगों की रोजी रोटी छीन गई। किसकी? कहां के लोगों की? ब्रिटेन के, अमेरिका के, पाकिस्तान के, कहां के लोगों की रोजी रोटी छीनी? इसी देश के लोगों की। ये 14 लाख 13 लाख जो भी कार्यकर्ता है, यह इसी देश के नागरिक हैं। तो ये देश हित में काम हुआ या अहित में? इतना सोचना चाहिए था कि अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव नागरिकों पर नहीं पड़ना चाहिए। भुगतान रुक जाने से नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ा। आप सहारा को नीचा दिखाने के लिए किए और इधर डिस्टर्ब हो गया पूरा देश।
गर्व कीजिए सर, बस कुछ दिनों की और बात है। थोड़े ही समय बाद आप सीना ठोक के कहेंगे, मैं भी सहारियन।